गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको इसके पहले बताया था कि हमें आपको आज वॉइस पढ़ाना है, लेकिन विचार करने पर ऐसा लगा कि वॉइस अभी आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वॉइस सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सारे जितने हमारे टेंसेज हैं उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो अब तक हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने आपको पढ़ा दिया। सभी टेंस का एक बार रिवीजन करने के बाद जब हम वॉइस आपको पढ़ाएंगे तो हमें लगता है उस समय आपको वॉइस बड़ी सरलता से एक्टिव से पैसिव बनाना बड़ी सरलता से आ जाएगा। तो आइए आज हम इसको लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे एक बार आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के तौर पर इसको लेते हैं। इसको हम कैसे पहचानते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है कि पहचानना। कैसे हम पहचानेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो मित्रों, सबसे पहला काम होता है कि हमारी निगाह वाक्य के आखिरी शब्दों पर जाए। जैसे मैंने लिखा राम पत्र लिख रहा है। अब बात आती है कि हम कैसे जाने कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रायः हम ये गलतियां करते हैं, हम पहचान में चूक करते हैं और इसके नाते हेल्पिंग वर्ब उल्टी सीधी लगा लेते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। इस पर करते क्या है कि जिस वाक्य के अंत में हमारा रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा, ऐसा अगर आपको वाक्य के आखिरी में मिलता है तो आप उसको कहते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें रहा का प्रयोग नहीं होता, जैसे बैठा हुआ है, सोया हुआ है, खड़ा हुआ है। ऐसे भी वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। सीधा सीधा सवाल, जिन वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा, उसे आप सीधे तौर पर कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात इसकी आती है कि आखिर में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है भैया बहनों इज, आएम और आर। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करके टेंस में परिवर्तन करती है, ये कार्य होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो अब जब ये हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब है, अब आपको ये समझना होगा कि आखिर में इसका हम प्रयोग कहां करें, कहां इज लगाएं, कब हम आइम का प्रयोग करें, कब हम आर का प्रयोग करें। तो इसके लिए पहली आवश्यकता है कि हम अगर आई, हमारा आई मिलता है, सब्जेक्ट अगर आई मीन्स मैं, अगर आई मिलता है तो केवल हम आइम का ही प्रयोग करें, आइम का प्रयोग करें। शेष जो हमारा ही है, शी है, इट है और एक वचन नाउन है। एक वचन नाउन से मतलब जैसे हमारा बॉय हुआ, डॉग हुआ, काऊ हुआ, स्टूडेंट हुआ, राम हुआ, सीता, इनको हम एक वचन नाउन कहते हैं। तो इसके साथ हमको किसका प्रयोग करना है? इसका प्रयोग करना है। शेष प्रोनाउंस हमारे जो है वी, यू, दे, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। और इसके साथ अगर हमारा बहुवचन नाउन अर्थात प्लूरल नंबर, जैसे बॉय है तो बॉयज प्लूरल नंबर हुआ, डॉग है तो डॉग्स हुआ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हुआ, अगर ऐसे हमारे बहुवचन नाउन आते हैं तब हम वहां आर का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। इस फैक्टर को आपको याद करना बहुत आवश्यक है इंग्लिश सीखने के लिए। It is very important
इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना है भैया बहनों। फिर क्या करना कि जो हमारे मेन वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ करके लिखते हैं। एक बात बताया गया, फिर आपको रिवाइज हम करा रहे हैं कि आप जान लें। मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हमारी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, गो है, रीड है, राइट है, ये हमारी कुछ ऐसे तमाम ढेर सारी मुख्य क्रियाओं की एक श्रृंखला है। उसको हम इंग फॉर्म में जोड़ते हैं, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गोइंग, गोइंग हो गया। ऐसे रीडिंग में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो जाएगा। राइट में जोड़ेंगे, राइटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से हम इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब क्या हुआ, अब हम इसके ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। राम पत्र लिख रहा है। अब इसको वाक्य कौन सा है हमारा, आप जानते हैं अफर्मेटिव। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य को करने की स्वीकृति हो, उस कार्य को करने को स्वीकार किया जा रहा हो, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसमें हमने कर्ता हमारा है राम, RAM। अब विचार करना है कि राम हमारा सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। भाई राम से तो एक ही आदमी का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा सिंगुलर नंबर हुआ ये राम। तो अब इसके साथ आप विचार करें किन सहायक क्रिया का प्रयोग करें। राम हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमको किसका प्रयोग करना, इज का। तो हो गया राम इज। पहले नंबर पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को नोट कर लिया, सब्जेक्ट को देख करके हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक। अब इसके बाद क्या किया, क्रिया हमारी जो मेन है WRIT। ध्यान दें, जिन क्रिया के अंत में ई होता है, जब उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट। अब क्या बना, राम इज राइटिंग। क्या लिख रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, लिख देंगे आगे। ये हमने लिख दिया, क्या हो गया, राम इज राइटिंग अ लेटर। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब अगर हम सीधे आपको ले लें, इंट्रोगेटिव में आ जाएं, नो सॉरी निगेटिव ले लेते हैं। निगेटिव में लेते हैं कि राम पत्र नहीं लिख रहा है। ये ऐसा वाक्य अगर हम लिखते हैं कि हमारा निगेटिव हो जाता है। निगेटिव में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर हमको नॉट का प्रयोग करना है। राम पत्र नहीं लिख रहा, नहीं लिखेंगे, यहां पर नॉट का प्रयोग होगा। आइए दूसरा वाक्य ले लेते हैं और ले लेते हैं, इससे आपकी समझ में और आसानी से आ जाएगा। वो स्कूल जा रहा है, एक वाक्य। दूसरा हमने लिखा मैं स्कूल जा रहा हूं, और तीसरा वाक्य मैंने ले लिया वे स्कूल जा रहे हैं। अब इन तीनों वाक्यों में आप देखिए, इसका सब्जेक्ट है वो, इसका सब्जेक्ट है मैं, इसका सब्जेक्ट है वे। तीनों का आप वो, और सारे शब्द हमारे एक ही जैसे हैं। अब आइए ट्रांसलेशन पर विचार कर ले। अफर्मेटिव में हमने यहां लिखा वह, के हमने जी लिखा ही। अब ही लिखने के बाद हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना, इज, ही इज। फिर आगे मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, और आगे हमने टू स्कूल लिख दिया। जब कहीं जाते हैं तो इसका प्रयोग कर लेंगे। अब दूसरा देखेंगे, मैं यहां पर लिखा आई लिखा, और फिर लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल लिखा, और तीसरा लिखा हमने दे आर गोइंग टू स्कूल लिखा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये विचार क्या करना है, यहां पर ही था, हमने इज लिखा सब्जेक्ट को देख के। यहां पर आई है, हमने आई लगाया, यहां पर वे है, हमने आर लगाया। तो हमारे समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगानी है। शायद ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगर सीधे सीधे
निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव की बात करते हैं इसलिए कि इसको एक बार जब हमने पढ़ाया है तो निगेटिव भी बना लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आ जाएगा आपको। तो सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म होने की उम्मीद है। आगे देखेंगे, वह गीत नहीं गा रही है। इस तरीके से अब ध्यान रखना है, ये वाक्य बदल गया क्यों, निगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन नियम हमारा सब वही रहेगा। जिसके साथ हम जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं करेंगे, जिसके साथ हम आईएनजी सब में लगाते हैं मेन वर्ब में वही काम करेंगे, सब कुछ करना। फिर अंतर क्या है दोनों में ये देखेंगे। अब वह पर विचार करना है, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया गया कि हमारा एक फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी पुरुष पुल्लिंग के लिए कि स्त्रीलिंग के लिए। तो वह गीत गा रही है, ये हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर माने स्त्री के लिए है, तो सी लगाया। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगाया। फिर क्या लगाया, अब नहीं करनी थी हमारी नॉट होती है तो हमने नॉट लिख दिया। ही इज नॉट सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, सिंग में हमने ING जोड़ दिया। तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हमारा निगेटिव बन गया, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। भैया बहनों, आज हमें उम्मीद है कि यह दोनों आपके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज इन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई अंतर नहीं है, केवल हम नॉट लगा दें तो नेगेटिव हो जाता है और नॉट हटा दें अफर्मेटिव हो जाता है। प्रयोग में कोई अंतर नहीं है, दोनों हम एक ही तरीके से प्रयोग करेंगे। बस अंतर इतना है कि नेगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बगल में हमको नॉट का प्रयोग करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज का लेसन हमारा इतना, कल हम फिर आगे आपसे दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।